Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, today we have to start from lecture number 3 onwards. Basically, we are studying chapter alcohol, phenol, and ethers. And in that chapter, today we have to move towards their functional group. यानी आज हमें उनके फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है. उसके एतबार से मैंने 3 एग्जाम्पल्स ली हैं. अल्कोहल्स के एतबार से मैंने मिथेनॉल को लिया है, और फिनॉल में मैंने एक टिपिकल फिनॉल को लिया है, और ईथर्स के अंदर मैंने मिथॉक्सीमीथेन यानी CH3O को लिया है. अगर इनके फंक्शनल ग्रुप को देखा जाए बेटा, तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है. व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर कि इनके अंदर OH यानी हाइड्रोजाइल ग्रुप जो है दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप. तो फिर डिफरेंस क्या है इन दो के अंदर? यहाँ पर एक एलिफैटिक चेन के साथ OH अटैच है, इट मीन्स दैट इज़ एन अल्कोहल, और यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली उसके न्यूक्लियस के साथ अटैच है, एंड दैट मेक्स इट एज अ फिनॉल. नाउ मूविंग फर्दर टू आवर डिस्कशन, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन देयर फंक्शनल ग्रुप्स, that is we have to study their structure. In the structure attributes we have to study first, हमें पहले पढ़ना है CO bond length को हम पढ़ेंगे बेटा. The CO bond length over here in alcohol, example methanol. CO bond length in case of an ether, example methoxymethane. And CO bond length in case of a phenol, I'm sorry. तो उनकी CO bond length के बारे में हम पढ़ेंगे. तो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है. तो सबसे बड़ी बात जो है, that is the CO bond length in case of methanol is 142 picometers. The CO bond length in case of ether, example methoxymethane, that is 141 picometers. तो बेटा दोनों के अंदर खासी फ़र्क नहीं है, यानी अल्कोहल्स और ईथर्स, A for alcohols and E for ethers, इनकी CO bond length के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है. जाहिर सी बात है कि their nature is same. Now move towards the CO bond length in case of phenol. बहुत सारे बच्चे, अल्लाह आपको जज़ाई खैर अता फरमाए, तो 2 साल से पढ़ के आ रहे हैं. बहुत सारे बच्चों को पता चला होगा why the bond length, CO bond length in case of phenol is less as compared to that of alcohols and that of ethers. क्योंकि इनके कंपैरिजन में अल्कोहल्स और ईथर्स का कंपैरिजन जो है बहुत कम है. And coming back to the phenol, it is 109 picometers. Can you tell me the reason? Yes, obviously, most of the students now they are in a position to get what actually I mean. तो मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा कि जो बच्चे जानते भी हैं, देखो यहाँ पर बेटा लून पेयर 2 है ऑक्सीजन के ऊपर. जो लून पेयर है दैट इज़ इन रेजोनेंस विद द रिंग, यानी वो रिंग के साथ क्या है, रेजोनेंस में. तो पहले बॉन्ड लेंथ था CO, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड था. लेकिन जब लून पेयर रेजोनेट होगी बेटा, तो मोस्टली फिनॉलिक CO बॉन्ड लेंथ इज़ नॉट सिंगल. अगर आप इसकी रेजोनेंस के स्ट्रक्चर देखोगे तो हमने इससे पहले भी पढ़े हैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और उन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में 3 में कम से कम क्या रहता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CO. और ये तो उसूल है कि डबल बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड. और सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या है यहाँ पर 142, 141. बट when this CO becomes double because of the resonance, obviously the bond length is going to get shorter. That's why it is displaying over here 109 picometers. This is what actually the structure displays over here. तो बेटा तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे बड़ी ज़ाहिरी बात ये है, अल्कोहल्स और ईथर्स मेरे बेटा, इनके अंदर जो बॉन्ड लेंथ CO बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ कंपेरेटिवली सेम, और फिनॉल्स के अंदर जो CO बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ द अल्कोहल्स एंड ईथर्स. मे बी द क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड, comment on the bond lengths of CO in terms of alcohols, ethers and phenols. Now alhamdulillah you must be in a position to decide what actually I mean over here. बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, कमेंट ऑन द बॉन्ड लेंथ एंड वाई. या दूसरा एक क्वेश्चन, मेरी बातों को नोट कर लो बेटा, दूसरा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है
कि why the CO bond length in case of phenol is shorter in comparison to that of alcohols and ethers. The reason is obviously it goes into resonance. Moreover, you know perfectly what you have to write and what actually the things you are extracting from this lecture. Huh? Moving further, we can go to the bond angle right now. बेटा हम अब बॉन्ड लेंथ की तरफ बॉन्ड एंगल की तरफ जाएंगे. अगर आप देखोगे तो बॉन्ड एंगल जो है अल्कोहल्स के अंदर जो बॉन्ड एंगल है अल्कोहल्स के अंदर बॉन्ड एंगल जो है दैट इज somehow 108. Yes, it is 108. I see first now. Yes, it is touching 109 and 108.9, and here in phenols it is also 109. So they are having same bond angle. So what is over here a bit difference in case of ethers? It is 111.7. So what's the reason? The simple reason is over here. The repulsion between CH3 and H. It is similar to the repulsion between a phenol and this H. तो जो रिपल्शन अल्कोहल्स के अंदर यहाँ दो ग्रुप्स के अंदर हो रहा है बेटा, इन दो ग्रुप्स के अंदर वो बराबर है कुछ एतबार से फिनॉल और एच के दरमियान. तो रिपल्जन है, तो उसकी वजह से ये यानी जो बॉन्ड पेयर रिपल्जन अल्कोहल्स और फिनॉल्स के अंदर है दैट इज़ कंपेरेटिवली सेम. हाँ, नाउ अगर हम देखेंगे बेटा कि इस ईथर के अंदर जो रिपल्जन है बिटवीन द टू CH3 ग्रुप्स, हाँ, नाउ वी हैव टू बल्की ग्रुप्स ऑन ईदर साइड. यहाँ पर एक ग्रुप था CH3, दूसरे साइड था H. यहाँ पर एक ग्रुप था फिनॉल, दूसरे साइड था H. लेकिन ईथर्स के अंदर दोनों ग्रुप्स जो है वो CH3 है. दैट मेक्स इट मैंडेटरी कि वहाँ पर जो बीच में ईथर्स के अंदर जो बेटा रिपल्जन होगा बिटवीन द टू मिथाइल ग्रुप्स या दो अल्काइल ग्रुप्स के अंदर जो होगा दैट इज़ अ बिट more than the right and left hand side case. Huh? That makes it a bit more in terms of the bond angle. हाँ, तो ईथर्स के अंदर जो बॉन्ड एंगल है हालांकि उतनी फ़र्क नहीं है. यहाँ पर 109 के करीब है, यहाँ पर तो पूरा 109 है, यहाँ पर 2 यानी 2 से 2.5 डिग्री अलावा है, तो इसमें कोई मसला नहीं है. बट द फैक्टर इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ सो. The two bulky groups in case of this ether that makes the bond angle a bit different from that of alcohols and phenols. Now here is a question. Now actually first we have to study that now bond angle भी हो गया, bond length भी हो गया. Now we have to move towards isomerism in alcohols, phenols and ethers. Isomerism in alcohols, phenols and ethers. बेसिकली हम पहले अल्कोहल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ आइसोमेरिज्म है बेटा, इसके लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि दिस आइसोमेरिज्म इट इज़ कॉमन इन अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स एंड इट्स नॉट हियर इन टर्म्स ऑफ द टाइम एंड द एनर्जी ओवर हियर, नॉट नेसेसरी टू डील देम सेपरेटली. यानी इनको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब एक साथ हो जाएंगे तो अच्छी बात है. तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स के अंदर जो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आपको पता है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है. तो ऐसी एग्जीबिशन को, ऐसी जो है ऐसे डिस्प्ले को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं. तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के अंदर जो है दो किस्म के आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं. वन इज़ पोजिशनल आइसोमेरिज्म, अनदर इज़ फंक्शनल आइसोमेरिज्म. पोजिशनल आइसोमेरिज्म व्हाट दैट इज़ a definition over here. It displays a kind of an isomerism where the functional group FG here it is functional group remains the same. functional group positional isomerism में सेम रहता है. सिर्फ क्या रहता है, its position is different in different structures. different structures के अंदर इसकी पोजीशन डिफरेंट रहती है. हाँ, उसके लिए हमने दो एग्जांपल्स को सिलेक्ट किया है. पहले मैंने सिलेक्ट किया है एन प्रोपेनॉल को और आइसोप्रोपेनॉल को. एन प्रोपेनॉल के अंदर जो है पहली पोजीशन पे OH है और आइसोप्रोपेनॉल के अंदर बेटा दूसरी पोजीशन पे जो है OH है. तो दीज आर टू पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ C3
H कितने हैं, 3 2 5 2 7 1 8, C3H8 C3H8O, हाँ, तो C3H8O एन प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल, ये दो पोजिशनल आइसोमर्स। अब इसकी तरफ जाओ, यानी क्या नाम है इसका, एक फिनॉल की तरफ जाओ, वहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए। क्या क्या, ऑर्थोक्रीसाल की, मेटाक्रीसाल की, पैराक्रीसाल की। सो व्हाट एक्चुअली द नेम डिस्प्लेज ओवर हियर, बेटा सिर्फ 3 फ़र्क है। पहले में जो मीथाइल ग्रुप है दैट इज़ एट 2 पोजीशन, आई एम सॉरी, दूसरे में 3 पोजीशन पे है और तीसरे में 4th पोजीशन पे है। सो these 2-3 positions of the methyl group in response to the OH at top, कि OH ग्रुप जो टॉप पे है उसके बनिस्बत पहले स्ट्रक्चर में है दूसरी पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, दूसरे स्ट्रक्चर में तीसरी पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, तीसरे स्ट्रक्चर में चौथी पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो है पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ क्रीसॉल्स, पहले को हम कहते हैं ऑर्थोक्रीसाल, दूसरे को मेटाक्रीसाल और तीसरे को जो है पैराक्रीसाल। ये भी पोजिशनल आइसोमरिज्म डिस्प्ले कर रहा है मेरे बेटा। नाउ वी हैव एन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, पोजिशनल आइसोमरिज्म के लिए एक्सरसाइज। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल डाल दी है, ड्रॉ ऑल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ कैटकॉल एंड नेम देम। तो कैटकॉल की एक एग्जांपल मैंने दी है, वहाँ पर 2 OH जो है दे आर consecutive to each other. One is present at number 1 position and second is ortho. इसको हम अपनी एतबार से कहेंगे 1,2-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन भी कहेंगे माशाल्लाह। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन भी कह सकते हैं, 1,2-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन या ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन, बिकॉज बोथ आर ऑर्थो टू ईच अदर, बट कॉमनली इट इज़ कॉल्ड एज कैटकॉल। तो मैंने कहा है मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन डाला, ड्रॉ ऑल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ कैटकॉल एंड नेम देम। कैटकॉल के बहुत सारे पोजिशनल आइसोमर्स बन सकते हैं, आपको वो बनाने हैं और उनको नाम देना है। इट इज सिंपल। फॉर हियर वन क्लू आई विल टेल यू, one would be 1,3 and another would be 1,4. These two isomers would be framed. Sorry. Now question number 2, how many positional isomers are possible for compound with molecular formula C4H10O? आपके पास एक molecular formula है C4H10O and इस C4H10O का पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है। कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन बेटा ये एक अल्कोहल रहेगा या एक ईथर रहेगा, तो आप अल्कोहल को ही बना लीजिए, ईथर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप अल्कोहल को बनाइए C4H10O में, तो आप उसके पोजिशनल आइसोमर्स को बना सकते हैं। सो दैट वो आप मुझे सबमिट करना प्लीज़, सो दैट आई कैन कम टू नो दैट स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गेटिंग दिस स्टफ, और ताकि मैं भी बूस्ट हो जाऊँ, मोरल मेरा भी अप हो जाए, ताकि मैं लेक्चर्स जो है आपको जल्दी जल्दी भेजा कर रहा हूँ, अदरवाइज इट्स ए टू टफ केस ओवर हियर। फंक्शनल आइसोमेरिज्म दूसरा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है हमारे पास। What actually we have to study in functional isomerism? A kind of an isomerism wherein the only difference between the contributing structures is of functional group concerned. कि दो स्ट्रक्चर्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम। मैं फिर से बताना चाहूँगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जहाँ पर दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में सिर्फ डिफरेंस इस वजह से होगी कि उनका जो है फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो देखो, यहाँ पर एक ईथर और यहाँ पर एक अल्कोहल के दरमियान जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म डिस्प्ले हो गया है। तो एक ज़रूरी बात यहाँ पर याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहल्स का है और ईथर्स का, यानी अल्कोहल्स और ईथर्स जो है वो फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर है, लेकिन अल्कोहल्स और फिनॉल्स जो है वो फंक्शनल आइसोमरिज्म डिस्प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा जो क्या नाम है इसका स्लाइड था, उसमें अगर आप देखोगे
OH अल्कोहल के अंदर भी है, OH फिनॉल के अंदर भी है. So these are not functional isomers of each other. Alcohol or phenol, they belong to the same category. What is the main difference? That is, these are aliphatic part. ये एलिफेटिक होते हैं और इनके अंदर ज़रूरी होना चाहिए क्या है, एक फिनॉल रिंग के साथ जो है, एक फेनिल रिंग के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट रहता है OH का. या बह वन तो कत कि दोनवनी मज OH ज़्यादा सनुन की येम की वजह सतन अस हेको वनित कि उमन मज फंक्शनल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट गसान कि. तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है उसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, या तो वो अल्कोहल्स और ईथर्स के अंदर हो सकता है या फिनॉल्स और ईथर्स के अंदर हो सकता है. तो मैंने यहाँ पर एक ज़रूरी बात यहाँ पर लिखी है, ईथर्स एंड अल्कोहल्स. ईथर्स एंड अल्कोहल्स आर फंक्शनल आइसोमर्स विद जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला एज CnH2n+O, यानी अल्कीन प्लस O, because CnH2n is alkene plus O. Alkene plus O. Ethers and alcohols are functional isomers with general molecular formula as alkene plus O या CnH2n plus O. अब जो स्लाइड में एग्जांपल नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो मेरे पास अभी आई, बिकॉज द लेक्चर्स आर डिफरेंट देन व्हाट यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग. तो एक एग्जांपल आपके लिए बता रहा हूँ. आप मुझे anisole, I will write here on screen, anisole एक स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, और उस एनिसोल को दो फंक्शनल आइसोमर्स बताओ, एक अल्कोहल पोर्शन और एक ईथर पोर्शन. अल्कोहल का एक पोर्शन और ईथर का एक पोर्शन, यानी कि दो स्ट्रक्चर्स बनाओ. दे शुड रिप्रेजेंट फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. स्ट्रक्चर क्या है? एनिसोल. अगेन आई एम टेलिंग यू हैव टू ड्रॉ एनिसोल और उसका अल्कोहल और ईथर स्ट्रक्चर जो है बना के मुझे बताओ कि ये दो फंक्शनल आइसोमर्स आपस में एग्जिबिट कर रहे हैं. Recall your previous information and suggest the answer. आपको previous information जो है एक बतानी है, then you have to suggest the answer. You have to take your lecture into account. Question क्या है? Hydroquinone and catechol are dash isomers of each other. Hydroquinone का structure आपको देखना है, catechol तो मैंने पीछे बता दिया आपको. उन दो structures को देख के आपको बताना है ये क्या isomers आपस के अंदर है. A chaos only here is about the knowing of structures. बेटा सिर्फ chaos ये है कि स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए, लेकिन ये बात नहीं है कि सर कितने स्ट्रक्चर्स को याद रखेंगे. जितने ट्राई करोगे उतने आपको आएंगे. फ़र्ज़ करो अगर मान लो अगर 100 स्ट्रक्चर हैं, 100 में से अगर आप हर रोज़ एक को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट मीन्स एट द एंड ऑफ द डे यू आर नोइंग वन स्ट्रक्चर. एंड इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग 2, एट द एंड ऑफ द 10 days you are knowing 20 structures. So don't be frightened over here. It is simple. You have to tell hydroquinone and catechol or dash isomers of each other. Thanks for your valuable time. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Next lectures will come up with some other stuff. Till then, assalamu alaikum.